हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए, हम लोग दृष्टि आईएएस का ये टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जो कि यूपीएससी 2024 के लिए है। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। तो इसमें हम लोगों ने इसमें टेस्ट 1 में 50 क्वेश्चन किया था और आज है बारी 50 क्वेश्चन और का। तो चलिए लगातार उसको करते रहिए, जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो जैसा कि यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया। तो आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो देखा होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया। और फिर कथन 2 है, लियाकत अली खान द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई। तो ये लियाकत अली खान तो नहीं किए थे, तो ये दूसरा हो जाएगा गलत। तो इसमें क्या होगा, पहला सही दूसरा गलत। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी है, कथन सही। कथन पहला सही है और दूसरा कथन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और डचों ने मसूलीपट्टनम में अपने कारखाने स्थापित किए। मतलब कौन? अंग्रेजी, फ्रांसीसी और डचों ने। दूसरा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। तीसरा है, रुडॉल्फ एक्वाविवा और एंथोनी मोंसेरात जहांगीर के दरबार में आए थे। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो ये नाम तो आपने सुना ही नहीं होगा। मतलब जहांगीर के दरबार में आए थे ऐसा तो है नहीं अभी ये लोग। तो इसमें देखिए पहला कथन सही है, अंग्रेजों, फ्रांसीसी और ये सभी ने कारखाने स्थापित किए थे, पर अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच के। तो पहला कथन हो जाएगा सही और इसमें दूसरा भी गलत है। तो यहाँ पे अल्मीडा ने किया था, अल्बुकर्क ने नहीं किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल का उत्पादन मध्यकालीन भारत में शुरुआत हुआ था? कौन सा हुआ था इसमें? तो यह हुआ था मक्का, आलू, मिर्च। ऑप्शन ए में है मक्का, आलू, मिर्च। फिर है क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक मनुष्यों के करीबी रहे विलुप्त निएंडरथल के जीनोम का मानचित्रण करने के लिए स्वते पाबो ने नोबेल पुरस्कार जीता। और दूसरा है, उन्होंने निएंडरथल के डीएनए का विश्लेषण और अनुक्रमण किया। तीसरा है, डीएनए में अधिकांश अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं जबकि बहुत छोटा माइक्रोकांड्रियल जीनोम हजारों प्रतियों में व्याप्त होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? बताइए, केवल एक, केवल दो या केवल तीन? देखिए एकदम उसी आधार पर क्वेश्चन बनाए गए जिस आधार पर क्वेश्चन 2023 में आए हुए थे। तो उसमें देखेंगे कि आप ये दूसरा कथन जो है ये कथन गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा कि इसमें पहला सही है और तीसरा सही है, तो हो जाएगा केवल दो कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, देखिए आदित्य L1 बहुत चर्चे में था तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर हैलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है। कथन 2 है, लैग्रेंज पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है। तो बताइए उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए ये दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, वेब 4.0 का वैकल्पिक नाम क्या है जो वर्ल्ड वाइड वेब का भविष्य का परिकल्पित चरण है जिसमें अत्यधिक भौतिक अनुप्रयोगों तथा निर्बाध एवं कंप्यूटर संपर्क के विशेषता होने की उम्मीद है? तो बताइए क्या है इसमें? हाइपरलिंक्ड वेब दिया है, संवर्धित वेब दिया है, वर्चुअल वेब या सिम्बियोटिक वेब? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिम्बियोटिक वेब। इंग्लिश में क्वेश्चन है। फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन 50 नंबर 57 पे, ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सार्वभौमिक लंबी दूरी की सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। दूसरा है, इसमें एक ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन के साथ 3 चरण वाली मिसाइल है। और तीसरा है, यह दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उपयुक्त कथन में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें देखिए इसमें जो पहला है ये कथन गलत है और दूसरा भी इसमें कथन गलत हो जाएगा। ये बूस्टर इंजन के साथ 3 चरण वाली प्रणाली कथन गलत है। तीसरा इसमें सही है। ठीक है, तीसरा कथन है कि ये दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसमें केवल एक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखेंगे क्वेश्चन।
रेड रेड शिफ्ट परिघटना विस्तारित ब्रह्मांड और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेड शिफ्ट घटना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेड शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि आकाशगंगाएं किसी पर्यवेक्षक से दूर जाने पर लंबी तरंग दैर्ध्य के साथ प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक संयोजन है। यह निर्जलीकरण को रोकने का एक तरीका है। और दूसरा है, यह अंतःशिरा चिकित्सा उपलब्ध अथवा संभव नहीं होती तो दस्त से होने वाले निर्जलीकरण को रोकने एवं उसका उपचार करने के लिए अंतःशिरा पुनर्जलीकरण चिकित्सा का एक विकल्प है। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो देखिए इसमें केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, दूसरा ये तो केवल हो जाएगा केवल 2, पहला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 60, तपेदिक यानी टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक गैर संक्रामक रोग है। दूसरा है, यह बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। और तीसरा है, दवा प्रतिरोधी टीबी के उपचार के लिए बेडाक्विलिन और डेलामेनिट का उपयोग किया जाता है। कितने कथन सही होंगे इसमें? तो देखिए इसमें आपका पहला और दूसरा कथन गलत हो जाएगा। सॉरी, पहला दूसरा कथन सही है। हाँ देखिए, अगर ये टीबी के बारे में कह रहा है तो यह एक गैर संक्रामक रोग है, ये कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, अब बाकी ये दोनों सही है तो हो जाएगा केवल 2 आंसर, 2 हो जाएगा केवल 2। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बायो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के सम्मिश्रण से एक उभरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है? बायो कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसमें अभिकल्पना कार्यों के लिए जैविक अणुओं और प्रणालियों का उपयोग करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? अभिकल्पनात्मक कार्यों के लिए जैविक अणुओं और प्रणालियों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 62, दुर्लभ मृदा तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। REE केवल पृथ्वी पर पाए जाते हैं और किसी अन्य खगोलीय पिंड में मौजूद नहीं है। ऐसा तो नहीं है, यह कथन गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है, REE 15 तत्वों का एक समूह है जिसमें मुख्य रूप से रेडियोधर्मी सामग्री शामिल है। अच्छा, तीसरा है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा REE उत्पादक और निर्यातक है। और चौथा है, REE का उपयोग मुख्य रूप से कृषि उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। तो बताइए इसमें कितने कथन सही होंगे? तो देखिए इसमें केवल तीसरा सही है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा REE उत्पादक निर्यातक है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन हो जाएगा बी में, केवल 3 है। ठीक है, RE का फुल फॉर्म होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जैसा कि यहाँ लिखा है हिंदी में, दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में समाचारों में रहे TEMPO टेम्पो, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य अंतरिक्ष से उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण की निगरानी करना है। इसे कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रमोचित किया गया था। और तीसरा, यह प्रकाश की दृश्यमान और परावैंगनिक तरंग दैर्ध्य के प्रति संवेदनशील है। कितने कथन सही हैं? बताइए कितने कथन सही होंगे इसमें? तो देखिए इसमें है, इसमें पहला कथन जो है कि ये टेम्पो के बारे में बोला कि इसका उद्देश्य अंतरिक्ष से उत्तरी अमेरिका एवं वायु प्रदूषण की निगरानी करना, तो ये कथन सही हो जाएगा। लेकिन ये जो कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रमोचित किया गया, ये कथन हो जाएगा गलत। ये टेम्पो जो है नासा के द्वारा किया गया है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। उसके बाद, यह प्रकाश की दृश्यमान परावैंगनिक तरंग दैर्ध्य के प्रति संवेदनशील है, तो ये कथन भी हो जाएगा सही। तो इसमें 2 है तो ऑप्शन बी कर देंगे, केवल 2 कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3 पेरेंट बेबी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 3 पेरेंट बेबी, तो ये किसको करता है? ये 3 अलग अलग माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक सामग्री के साथ जन्मा संतति है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, जेनरिक दवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत परिभाषित किया गया है। दूसरा है, जेनेरिक दवाएं आमतौर पर अपनी समकक्ष प्रभावकारिता के कारण ब्रांड नाम वाली दवाओं की तुलना में अधिक महंगी होती है। 1 मिनट।
उसके बाद तीसरा है जेनेरिक दवाओं का विकास और विपणन उन्हीं दवा कंपनियों द्वारा किया जाता है जो ब्रांड नाम वाली दवाओं का उत्पादन करती है। और चौथा है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना है। तो इसमें से बताना है कितने कथन सही हैं। तो देखिए इसमें केवल एक ही कथन सही है। अब कौन कौन से कथन सही है देख लीजिए। तो इसमें देखिए ये दूसरा कथन हो जाएगा गलत, और इसमें देखिए ये पहला कथन भी है गलत। इन्हें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत किया गया था, ये भी कथन हो जाएगा गलत। 1945 के अधिनियम किया गया था, एक्ट था 1940 और रूल था 1945 का। और इसमें तीसरा कथन भी जाएगा गलत, जो जेनेरिक दवाओं का विकास और विपणन उन्हीं कंपनियों द्वारा किया जाता है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ चौथा सही है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है प्रयोगशाला में विकसित हीरो की रासायनिक संरचना और भौतिक गुण प्राकृतिक हीरे के समान ही होते हैं। और दूसरा है प्रयोगशाला में विकसित हीरे अपनी विनिर्माण प्रक्रिया के कारण प्राकृतिक हीरे की तुलना में कम पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो बताइए कौन सा कथन सही है इसमें से। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें पहला से वो सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा कथन गलत है, तो लगा देंगे ऑप्शन सी। पहला सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 67 में है जीएनपी के बारे में है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय नागरिक के स्वामित्व वाले उत्पादन के कारकों से होने वाली आय शामिल है, और इसमें भारत में कार्यरत विदेशी की आय शामिल नहीं है। तो बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है, और ये विदेशी नहीं शामिल होते हैं इसमें, क्योंकि इसको जीडीपी में से उसको माइनस कर देते हैं विदेशों को, तो निकल जाता है जीएनपी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई और जीडीपी के बारे में सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतक के बीच महत्वपूर्ण अंतर का सटीक वर्णन करता है। तो सीपीआई में देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि जीडीपी अवस्फीतित केवल उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर विचार करता है। तो देखिए ये कथन गलत है, ये उल्टा लिख दिया है। दूसरा कह रहा है कि सीपीआई में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि जीडीपी अवस्फीतक में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। तो देखिए ये कथन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारत में मुद्रा आपूर्ति उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। M1 में जनता द्वारा रखी गई मुद्रा और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई शुद्ध मांग जमा शामिल है। दूसरा है M4 धन आपूर्ति का सबसे तरल माप है जो दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए उपयुक्त है। और तीसरा है तरलता के उच्च स्तर के कारण M3 को नैरो मनी भी कहा जाता है। कितने कथन सही है इसमें। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका पहला कथन इसमें करेक्ट है, M1 जनता द्वारा जो रखा गया पैसा वो सही है। लेकिन इसमें देखिए दूसरा कथन इसमें नॉट करेक्ट है, क्योंकि M4 धन आपूर्ति की सबसे सरल तरल माप है, ये कथन गलत हो जाएगा। दिन प्रतिदिन वाला इसमें नहीं रखा जाता है। तीसरा है तरलता के उच्च स्तर के M3 नैरो मनी भी कहा जाता है, तो नैरो मनी तो इसको नहीं कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें हो जाएगा केवल एक कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। तो दूसरा कथन गलत, तीसरा कथन गलत, केवल एक कथन सही, ऑप्शन ए। तो केवल एक कथन। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरलता पास शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तरलता पास तो यह करता है ऐसी स्थिति में जिसमें अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन प्रविष्टि के बजाय, तो ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें है, ऐसी स्थिति जिसमें लोग अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन प्रविष्ट पर भी बंद पत्र के बजाय नकदी अधिशेष के रूप में जमा रखना पसंद करते हैं। मतलब कि ये बंद पैसा कहीं रखने से अच्छा कि नगद में रखना पसंद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 71 में है, ओके शोर हो रहा था। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा का प्रचलन और वाणिज्यिक बैंकों की जमा पूंजी। तीसरा है भारत सरकार द्वारा आरबीआई के पास जमा पूंजी। और चौथा है आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी। बताइए कितने कथन इसमें सही है।
तो देखिए इसमें सभी के सभी का सही कथन, चारों कथन हो जाएंगे सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, जिसको बोलते हैं FRBMA अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बजट जब पास होता है तो इसका बहुत चर्चा होता है। मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य जीडीपी विकास दर के संबंध में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं से संबंधित है, और दूसरा है राजकोषीय नीति वक्तव्य वर्तमान नीतियों की जांच करने और महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों में किसी भी विचलन को उचित ठहराने से संबंधित है। तीसरा है माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट विशिष्ट वित्तीय संकेतकों के लिए 3 साल के रोलिंग लक्ष्य से संबंधित है। कितने कथन इसमें सही होंगे? तो देखिए इसमें क्या होगा कि पहला कथन, इसमें कथन गलत है, ठीक है। पहला जो है मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति जीडीपी की दर से संबंधित अर्थव्यवस्था की संभावनाएं संबंधित करती है, ये कथन हो जाएगा गलत। और इसमें दूसरा कथन सही है, जो कि राजकोषीय नीति वक्तव्य वर्तमान नीतियों की जांच करने और महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों में किसी भी विचलन को उचित ठहराने से संबंधित है, तो ये कथन सही हो जाएगा। और इसमें देखिए तीसरा कथन गलत है, ये माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा था, ये कथन गलत है, ये 3 रोलिंग लक्ष्य से संबंधित है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें केवल एक हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार सहित कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, और दूसरा है प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और शुद्ध ब्याज देनदारियों के बीच का अंतर है। तो कौन सा कथन सही इसमें हो जाएगा? तो देखिए इसमें केवल ये पहला कथन गलत है और दूसरा सही है, तो केवल हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। सेवाओं, हस्तांतरण और आय के प्रवाह सहित अदृश्य। दूसरा है अगर कोई भारतीय अमेरिकी कार कंपनी खरीदता है। तीसरा है एक चीनी ग्राहक को एक भारतीय कंपनी के शेयर का बिक्री। और चौथा है प्रत्यक्ष एफडीआई के बारे में बोल रहा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश FII और बाहरी उधार। तो बताना है कि भुगतान संतुलन के पूंजी खाता लेन देन में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं। तो आपका हो जाएगा इसमें देखिए अगर कोई भारतीय अमेरिकी कंपनी खरीदता है और एक चीनी ग्राहक को एक भारतीय कंपनी शेयर बिक्री करता है, FDI और FII और बाहरी उधार, तो ये तीनों हो जाएंगे सही। लेकिन ये सेवाओं, हस्तांतरण और आय के प्रवाह सहित अदृश्य करता है, ये हो जाएगा गलत। तो हो जाएगा इसमें केवल 3, ऑप्शन सी हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, लीबर यानी LIBOR लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के संदर्भ में। तो लीबर वह बेंचमार्क ब्याज दर है जिस पर वैश्विक बैंक एक दूसरे को अल्पकालिक ऋण देते हैं, और दूसरा है लीबर को SOFR यानी सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग दर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। और तीसरा है RBI ने बैंकों से मीबर से पूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करने को कहा है जो लीबर पर आधारित है। तो बताइए उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। मैं सभी भी कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स जारी करता है? ग्लोबल लिवेलिटी, देखिए ये बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं, तो उसको बहुत सारे संगठनों को याद कर लीजिए। जैसे कि इसको करा करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, मुद्रास्फीति में वृद्धि के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति बढ़ने से अर्थव्यवस्था की मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, और दूसरा है मुद्रास्फीति बढ़ने से निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 1972 में गठित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है, और दूसरा है इसे समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्राथमिक कार्य सौंपा गया है, और तीसरा है यह निर्यात के लिए समुद्री उत्पादों हेतु मानक और विशिष्टताएं भी निर्धारित करता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो ये सभी सही हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी कथन सही है। नेक्स्ट है भारत विश्व बैंक समूह की निम्नलिखित में से किसी एजेंसी का हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा नहीं बताना है इसमें? तो देखिए ये IDA का है, IFC का है और मिगा का है, लेकिन निवेश विवादों से निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
देख लीजिए इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आईडीए का, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इन सबका सदस्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन यानी कि NIPAM निपाम के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। निपाम का लक्ष्य भारत में उद्यमियों और युवा पेशेवरों को आईपी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना है। दूसरा है, यह कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसमें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें ये दोनों ही कथन गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें दोनों ही कथन गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 इसमें स्टेटमेंट है, किसानों द्वारा बीज एवं खाद पर किया जाने वाला व्यय, भाड़े के श्रमिकों की मजदूरी और ईंधन और सिंचाई की लागत। चौथा है, अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक आरोपित मूल्य। और पांचवा है, स्वामित्व वाली भूमि का राजस्व माप। तो बताना है कि शस्य के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित करते समय केंद्र सरकार उपयुक्त में से कितने मापदंडों पर विचार करती है? तो देखिए इसमें बहुत सारे चीजों पर विचार किया जाता है, जैसे कि इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन इसमें जो 5 नंबर कहा गया है कि ये स्वामित्व वाली भूमि का राजस्व माप है, तो ये कथन गलत है, बाकी ये सही है। तो केवल 4 इसमें हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा केवल 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने लोक सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की है? किसने किया था? अगर हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा, यही किया था 1853 चार्टर अधिनियम। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इस प्रणाली की कई विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी। दूसरा है, वे वंशानुगत क्षेत्रीय स्वामी थे। तीसरा है, उन्होंने विजयनगर के राजाओं को एक प्रभावी युद्ध शक्ति प्रदान की। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो देखिए इसमें सभी 3 कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन साल भंजिका शब्द का व्याख्या करता है? साल भंजिका के बारे में बताना है, साल भंजिका क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें एक महिला जिसके स्पर्श से वृक्षों फूल आए हुए फल लगे हुए हैं, तो उसमें ऑप्शन डी को बताता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, चोलकालीन कांस्य मूर्ति कला के संदर्भ में नटराज को निम्नलिखित में से किसका दमन करते हुए दिखाया गया है? किसका किया गया था? तो यह किया गया था अपस्मार का। ये एसोसिएटेड बाय एंड ऑफ द कॉमिक्स वर्ड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, हाल के समाचारों में प्रायः देखा जाने वाला ताकु शास्त्र शब्द किससे संबंधित है? ताकु शास्त्र के बारे में पूछ रहा है, तो ये संबंधित है काष्ठ शिल्प का विज्ञान, काष्ठ शिल्प का विज्ञान के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ख्याल संगीत की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। दूसरा है, ख्याल संगीत में ध्रुपद की तुलना में तान को बहुत कम जगह दी गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें पहला सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें पहला है, उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया, तो ये सही है। दूसरा है, उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया, मतलब पहला अपना भाषण दिया था, तो ये भी कथन सही है। तीसरा है, वे वर्ष 1987 में रामकृष्ण मिशन में शामिल हुए, जो उनके गुरु स्वामी परमहंस द्वारा स्थापित किया गया था, कि 1987 में ही बल्कि 1897 में हुआ था, तो ये कथन हो जाएगा गलत, तो इसी को सही कर लेंगे। सही पूछा है, गलत पूछा है इसमें। चौथा देख लीजिए, उनका राष्ट्रवाद भारतीय आध्यात्मिकता और नैतिकता में गहराई से निहित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। 5 व्यक्ति का नाम दिया गया है, बताना उसमें क्या है कि उपरोक्त में से कितने व्यक्तित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के गर्म दल से संबंधित थे? तो देखिए, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र राज नारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बताइए कितने?
तो देखिए इसमें तीन इसमें क्या हो जाएंगे कि इसमें केवल 4 हो जाएंगे। 4 लोग क्या थे, तो ये गर्म दल से संबंधित थे। अब गर्म दल से देखिए कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे, अश्वनी कुमार दत्त थे, और बाल गंगाधर तिलक थे, और राजनारायण बोस, बिपिन चंद्र और अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष को ले लीजिए, बिपिन चंद्र को ले लीजिए, और अश्वनी कुमार दत्त हो गया। 4 के बारे में बोला, पूछा है, 1 2, राजनारायण बोस भी जाएंगे इसमें। तो 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 5 को हटा दीजिए। देखिए नरम दल में कौन था, ए ओ ह्यूम थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी और जस्टिस रनाडे, जीएस अय्यर भी थे इसमें। तो बहुत लोग ऐसे थे। तो गर्म दल के बारे में पूछा था, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, 90 है। निम्नलिखित में युग्म विचार कीजिए। पुरस्कार है और संबंध है। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों को बढ़ावा देने के योगदान के लिए है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, तो ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए किए गए। और तीसरा है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, तो ये भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक गतिविधियों या खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए। और चौथा है अर्जुन पुरस्कार, 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन सम्मानित करने के लिए। तो बताना है इसमें से कितने युग्म सम्मिलित हैं। तो देखिए इसमें सभी कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी के सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल मीथेन प्लेज मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्रियाओं को उत्प्रेरित करने हेतु वर्ष 2021 में COP26 में शुरू की गई पहल। और दूसरा है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक गतिविधियों के समर्थन में जानकारी को विकसित और साझा करना है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला यूनेस्को की एक पहल है जिसे वर्ष 2021 में यूरोपीय आयोग के समर्थन से शुरू किया गया था। और चौथा है भारत वैश्विक मीथेन पहल का भागीदारी देश है। और पांचवा है WRI यानी इंडिया गैर लाभकारी संगठन, भारतीय उद्योग परिसंघ CII और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी TERI के नेतृत्व में भारत ग्रीन हाउस गैस कार्यक्रम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और प्रबंधित करने के लिए एक उद्योग आधारित स्वैच्छिक ढांचा है। तो बताना है कि इसमें कितने कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, पांचवा सही है। तो देखिए 3 जहाँ हटा दीजिए, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से जंगल जानवरों, पक्षियों एवं पौधों की सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2022 ने विशेष रूप से संरक्षित जानवरों के लिए अनुसूचित की संख्या 4 से घटाकर 1 कर दी गई है। तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए इसमें पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन ए लगा देंगे इसको, दूसरा कथन गलत। तो यह जो 4 से घटाकर 1 नहीं बल्कि 2 कर दिया गया है। 93 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिलारी उत्तराखंड का छठा वन्यजीव कॉरिडोर है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। और दूसरा है खीरम संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें दोनों ही कथन गलत है, तो ऑप्शन डी लगा देंगे, दोनों ही कथन गलत है। तो तिलारी इज द 7th वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इन द महाराष्ट्र स्टेट। और यहाँ छठा लिखा है ना, ये 7वां होगा। और ये महाराष्ट्र में है, हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है। सॉरी, ये खीरम के बारे में बोला ना, खीरम खीरम संरक्षण, तो ये जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। तो दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 94 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण की पहल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र की अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा शुरू की गई है। दूसरा है C40 जलवायु संकट का सामना करने के लिए आवश्यक तत्काल कार्रवाई करने हेतु विश्व के प्रमुख शहरों के लगभग 100 महापौरों का एक नेटवर्क है। तीसरा है वनीकरण परियोजना झाड़ी युक्त पौधों विशेषकर सेन्ना स्पेक्टेबिलिस को खत्म करने के लिए है। उपयुक्त कथन में से कितने कथन सही हैं।
तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो दूसरा का बोल रहा है कि C40 जलवायु संकट सामना करने के लिए आवश्यक तत्काल कार्रवाई करने हेतु तो विश्व के प्रमुख शहर के लगभग 100 महापौरों का नेटवर्क है, ये कथन सही है। और इसमें तीसरा बोल रहा है कि वर्गीकरण परियोजना झाड़ी युक्त पौधों विशेषकर सेना स्पेक्टेबिलिस को खत्म करने के लिए, तो ये भी सही है, लेकिन ये कथन गलत है। भारत के वन क्षेत्र बाहर वृक्षारोपण पहल पर्यावरण किया गया, तो ये कथन गलत है। तो इस प्रकार आप इसको लगा लीजिए, केवल दो, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में कहा गया कि हाल ही में चर्चा में रहा फिनलैंडाइजेशन शब्द से तात्पर्य है, फिनलैंडाइजेशन बोल रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए इसमें शीत युद्ध के दशक के दौरान फिनलैंड ने रूस और पश्चिम के बीच सशक्त तटस्थता की नीति अपनाई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की मेजबानी G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, अर्थात एक विश्व एक परिवार एक भविष्य वसुधैव कुटुंबकम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, किससे लिया गया था? तो यह लिया गया था महोपनिषद से। महोपनिषद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 का बहुत ज्यादा हुआ था, तो इसको याद रखिए। तो द ओरिजिनल वर्ड्स अपीयर इन चैप्टर 6 ऑफ महाउपनिषद वसुधैव कुटुंबकम इज अ संस्कृत फ्रेज फ्रॉम एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स such as the Maha-Upanishad that translate to the word is one family in English. Okay. चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की समुद्री क्षेत्र बेस लाइन से 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। और दूसरा है, भारत अपने समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाले समुद्री धन खनिज और अन्य मूल्यवान वस्तुओं पर दावा कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें दोनों के दोनों कथन ही गलत हैं, तो इसलिए लगाएंगे ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको एक्सप्लेनेशन करने से क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आधुनिक दूरसंचार का एक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्टिकल फाइबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह डेटा संचरित करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करता है, यह गलत है। दूसरा है, कुशल डेटा संचरण सुनिश्चित करने के लिए इन्हें मुख्य रूप से तांबे का बनाया जाता है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है, यह प्रकाश का उपयोग करके डेटा संचरित करने के लिए कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कथन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 99 बराक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट है। बराक नदी म्यांमार की चिंडविन नदी की सहायक नदी है जो पूर्व की ओर प्रभावित होते हुए भारत के मणिपुर राज्य में प्रवेश करती है। और दूसरा है, कुशियारा और सुरमा नदी दो सहायक नदियां हैं जो बराक नदी से विभाजित होकर बांग्लादेश में पुनः मिल जाती हैं। और तीसरा है, भारत और बांग्लादेश की कुशियारा नदी के जल बंटवारे के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो देखिए इसमें केवल दो कथन सही है, ऑप्शन बी है सही है, केवल दो कथन सही है। तो इसमें जो है पहला कथन इनकरेक्ट है। बराक नदी म्यांमार चिंडविन नदी की सहायक है जो कि पूर्व की प्रभावित होते हुए भारत की मणिपुर राज्य में प्रवेश करती है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि बराक रिवर इज अ सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इट originate फ्रॉम साउथ ऑफ कोहिमा इज नागालैंड नियर नागालैंड मणिपुर बॉर्डर है, ठीक है, न कि ये म्यांमार का है, मणिपुर और नागालैंड का है भारत में ही। और दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल दो। लास्ट देखिए, ब्रह्म ब्रह्मांड के निर्माता हैं, ज्ञान और शक्ति में परिपूर्ण हैं एवं आत्माओं तथा तत्व से भिन्न है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस भारतीय दार्शनिक की मूल मान्यताओं में से एक को दर्शाता है? रामानुजाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य या माधवाचार्य? तो देखिए ये हो जाएंगे आपके माधवाचार्य के बारे में बात हो रहा है, ऑप्शन डी। देखिए Taoism was followed by Madhvacharya according to a Daivitva of Madhva. The reality is dual, independent reality, God or Brahm, and dependent reality, cheat and urcheat. Madhva teaching are based on the premise that there is a fundamental difference between Atman and Brahman is God. तो इसलिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो देखिए ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चन इसमें किया है, 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में किया गया था, तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो चुके हैं।
तो इसको लगातार आप लोग पढ़े रहिए, और एक मर्ज वीडियो भी इसमें आएगा जो कि 100 क्वेश्चन एक बार में रहेगा। तो देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। तो हम लोग इसमें दृष्टि वाला लेके आए हैं टेस्ट, अभी इसके सेकंड पार्ट भी लेकर आए, सेकंड टेस्ट भी लेके आ जाएगा। तो लगातार बहुत नज़दीक एग्जाम आ गया, लगातार इसको टेस्ट करते रहिए, जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट रहेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।